पहले मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ। देयर आर टू फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स हैं? 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। अब ये दोनों किस एंगल पर लगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बने? 17 न्यूटन, और क्या बने? 7 न्यूटन, और क्या बने? 13 न्यूटन। तो पहले दोस्तों ओरली मुँह जबानी देखकर बन रहे हैं अपने से। 5 और 12 किस एंगल पे लगे कि उनका रिजल्टेंट 17 है, तो कब बनेगा? 5 और 12 का रिजल्टेंट 17 कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे। नहीं आ समझ में? अगर दो फोर्सेस P और Q सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? अगर दो फोर्सेस P और Q सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? क्या बोले यादव? अभी आंसर क्या बोले? मैं पूछ रहा हूं P और Q अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो रिजल्टेंट क्या आता है? अभी आपने क्या बोला? मैं फिर बोलूंगा, मैं जुम्मा अभी पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ हूं कि मुझे समझ में नहीं आया कौन क्या बोल रहा है। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? P प्लस Q आता है। एक फोर्स 5 है, एक फोर्स 12 है, रिजल्टेंट 17 है। तो रिजल्टेंट 17 कब लगेगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या लगेगा? 0 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर 0 डिग्री आ गया। मुँह जवानी कर सकता हूँ मैं। दूसरा 5 और 12 किस डायरेक्शन में लगे कि रिजल्टेंट 7 आए, तो 7 क्या दे रखा है उन दोनों का? डिफरेंस है। डिफरेंस के बराबर रिजल्टेंट कब लगता है? जब दोनों कैसे लगते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना लगेगा? और तीसरा फोर्स उनका रिजल्टेंट कितना है? 13 कब लगेगा? ऐसे तो हम सारे कर सकते हैं भैया। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फार्मूला हमने क्या देखा है? परसों से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं। क्या रिजल्टेंट होता है? सर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ क्या? cos थीटा। बोलो। अब पहली बार रिजल्टेंट है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू क्या? cos थीटा। बोलो। ये 289 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा, होल अपॉन 2 5 जार 10 12 जार 120 इज इक्वल टू ये। इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पर। बोलो भाई, रिजल्टेंट का फार्मूला यही है ना। अब पहली बार रिजल्टेंट कितना लग रहा है? 17 लग रहा है कि नहीं? सुनाई नहीं दिया मेरे को? और पहला फोर्स 5 है, दूसरा फोर्स 12 है। सॉल्व करके देखा, cos थीटा की वैल्यू 1। cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 0 डिग्री पर। अर्थात दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि आंसर डी नहीं आएगा, आंसर ABC में से कुछ आएगा, क्योंकि पहला एंगल 0 हो रहा है। बोलो। दूसरा रिजल्टेंट कितना लगा? 7। तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 12 इंटू क्या? cos थीटा। इसको सॉल्व करो। 49 माइनस 25 माइनस 144 और होल डिवाइडेड बाय अगेन कितना? 120 इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसको सॉल्व करके देखो तो cos थीटा की वैल्यू आएगी -1। cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? 180 डिग्री पर। अर्थात दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो इस बेसिस पर तुम्हें मालूम पड़ गया B भी गया और C भी गया, बचा कौन? A ही आएगा। आएगा कि नहीं? चलो फिर भी अपन एक काम करते हैं, और तीसरी बार उनका रिजल्टेंट कितना लग रहा है? 13 न्यूटन। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 2 5 जार 10 120। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कब होगी? कब होगी भैया? तीसरा केस। तो जब दोनों का बीच में एंगल 0 है तब 17, जब दोनों का एंगल 180 है तो 7, और जब दोनों का बीच में एंगल 90 है तो 13। बोलो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? अंडरस्टूड।
चलो यहाँ पर क्या बोला तुम्हारे से, इस केस में क्या बोला है, एक फोर्स तुम्हारे पास कौन सा है, ए वेक्टर, दूसरा कौन सा है, अब यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या हो गया इन दोनों का समेशन, 4 + 6 कितना हो गया, -3 + 8j कितना हो गया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अपने से क्या पूछा उन्होंने, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है मेरे से, क्या पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, मेरे से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मेरे से ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, पहले तुमने ये निकाला, अब तुम क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, बोलो, 5√5 एक ही आंसर है और कोई है ही नहीं, अकल लगाओ। ये तो ऑब्जेक्टिव के मजे हैं अपने को, कि अपने को दिख ही रहा है देयर इज ओनली वन ऑप्शन, अपने को एंगल की तो बात ही नहीं करनी है, अभी डायरेक्शन पूछी है। तो डायरेक्शन कैसे निकलती है, डायरेक्शन निकलती है tan phi = क्या होता है, हम सिग्मा fy निकालते हैं अपॉन क्या निकालते हैं, सिग्मा fx निकालते हैं। अभी fy कितना आ रहा है 5 और fx कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, बोलो जी। यहाँ पर क्या पूछा है तुमसे, इसमें अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, a - 2b + c, ये तो इजी है। a क्या है, -2b, b की वैल्यू कितनी, +3c, मतलब दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही सड़ा सा सवाल है ये। अब ये क्या है, 2i + 18i कितना हो गया, 20i। एक बात तुम्हें समझनी है, जैसे ही आया मतलब सी और डी तो गए, अपन क्रिकेट खेलते हैं तो अपन शॉट सिलेक्ट करते हैं कि अपने को कैसा शॉट मारना है, तो अपन इस बात का ध्यान रखते हैं ना कि फील्डर कैसे खड़े हैं, अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यहाँ अपना क्या है, ये अपना शॉट है और ये अपने फील्डर्स हैं, वहाँ अपने को क्या करना होता है, फील्डर से बचा के शॉट खेलना होता है। वहाँ अपने को शॉट कैसे खेलना होता है, यहाँ अपने को क्या करना है, फील्डर के पास पहुँचना है। तो अपन समझो कि इन दो फील्डर के पास में अपने को बॉल पहुँचानी ही नहीं, अपनी बॉल कहाँ जानी है, ए और बी में से। कई बार ऑब्जेक्टिव करने के ये आनंद होते हैं भैया कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लिक कर जाता है सट से कि आंसर ये। जैसे पिछली बार हुआ, अपने को दिख गया आंसर 5√5 आ रहा है, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में था, बाकी में था ही नहीं। तो अपन क्यों एंगल निकालने पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू, इट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मेरा काम तो यही खत्म हो गया था। व्हाट आई एम सेइंग दैट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मेरा आंसर आ गया था, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। दैट इज ओनली जस्ट फॉर द पर्पज कि भैया मुझे तुम्हारे को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए। अदरवाइज तुम समझो बात को कि यहाँ हमारा काम ऐसे ही हो रहा है, उसमें समझे आप। अब यहाँ अब आंसर इन दोनों में से आना है। चलो जे में आ जाओ, तो जे में से कितना गया 6j, तो कितना बचा, अब बचा क्या, मेरे को के पे करना ही नहीं है, मेरे को समझाना है इसलिए मैं समझा देता हूँ। +2k - 6k कितना आ गया, -4। समझ रहे हो मेरी बात को बिमलेश, बोलिए। दो फोर्सेस, इसमें ना बीच बीच में से क्वेश्चन है एक्चुअली यार। दो फोर्सेस हैं ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, उनका रिजल्टेंट भी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का, उनके बीच में एंगल कितना होगा, कल ही करा अपन ने क्वेश्चन, बोलो। अगला, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। दो फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब बनता है, जब एंगल 0 हो। अच्छा मिनिमम पूछ लेते तो, a particle is simultaneously acted by two forces, the net force on this would be, net force किसके क्या होगा, 4 - 3 से किसके बीच, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। बोलो, कर लो जिसने करना फटाफट जल्दी फास्ट, बन गया होगा ये तो, हाँ।
जी। अगला, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स, द टू फोर्सेस मस्ट बी। देखो क्या है, तुम्हारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स P है और एक फोर्स क्या है, Q है, और इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड लार्जर फोर्स से क्या है, कम है। देखो मेरी बात सुनो, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लार्जर फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो दोनों में लार्जर फोर्स है उससे क्या है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब दोनों के, अगर दोनों के बीच में एंगल एक्यूट रहा ना, अगर दोनों के बीच में एंगल कैसा रहा, लिसन एवरीवन, अगर इनके बीच में एंगल एक्यूट रहा तो जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में, जो रिजल्टेंट आएगा ना वो दोनों से ज़्यादा आएगा। रिजल्टेंट P से भी ज़्यादा आएगा और मतलब दोनों ही फोर्सेस से ज़्यादा आएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, एक्यूट, तो ऐसी कहानी आएगी। और अगर उन दोनों के बीच में एंगल कैसा रहा, ऑब्ट्यूस, इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहा, ऑब्ट्यूस, तो उस स्थिति में रिजल्टेंट जो होगा वो लार्जर फोर्स, दोनों में से जो भी लार्जर फोर्स होगा उससे क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात? स्मॉलर से कम होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लार्जर से कम होगा। और एग्जैक्टली अगर एंगल 180 होगा तो आपको मालूम है रिजल्टेंट फोर्स दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द टू फोर्सेस मस्ट बी डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अपोजिट होंगे, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रहा तो भी रिजल्टेंट दोनों से ज़्यादा आएगा। जब 90 से ज़्यादा हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, 90 तक भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों से क्या आएगा, क्योंकि 90 पर भी तुम्हें ध्यान होता, रिजल्टेंट कल तुमने देखा था अंडर द रूट P² + Q² आता था कि नहीं? तो अगर एंगल 0 से लेके 90 तक कुछ भी है, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों से ज़्यादा होगा। और जहाँ क्या हो गया, 90 से तनिक सा भी ज़्यादा हो गया तो रिजल्टेंट बड़े फोर्स से क्या हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि अगर ऐसा है तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर रहा तो मैग्नीट्यूड बड़े से ज़्यादा ही आएगा। पॉजेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, उससे कोई फ़र्क, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जरूरी नहीं है। पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन है तब भी रिजल्टेंट जो होगा वो लार्जर फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या होगा। हालांकि आंसर डी भी सही है बेटा, क्योंकि अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है तो रिजल्टेंट बड़े वाले के मैग्नीट्यूड से कम आएगा कि नहीं आएगा, तब भी सही है। हाँ ये बात भी है कि जरूरी नहीं कि उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहे, मैग्नीट्यूड अगर उनके क्या रहे, यार अपन देखें, दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे लगते हैं तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही आता है कि नहीं? अगर एंगल 120 डिग्री के पे रखते हैं तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही आता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंट हो ये ज़रूरी तो नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है, दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर स्मॉलर और लार्जर फोर्स वाली बात है ही नहीं, रिजल्टेंट दोनों से कम ही आना उस केस में। तो हमारे पास में हमें इतना ध्यान देना है कि अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, कैसा है, अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, एक्यूट है, तो रिजल्टेंट दोनों से ज़्यादा आएगा। और एक्यूट में तुम 90 डिग्री तक भी जा सकते हो, राइट एंगल तक भी जा सकते हो, बोलो। और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनसे कर लो, कर लिया। दो फोर्सेस हैं, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये तो हमने कल ही करा है ना भैया, स्पेशल केस ही है ये। अभी ये दो फोर्सेस हैं, उनके बीच में एंगल क्या है,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब लगता है जब एंगल 180 होता है। नहीं आया समझ में? दो फोर्सेस ए और बी एक बॉडी पर लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट सी है, तो वो सी क्या होगा? क्या सी ए माइनस बी के बराबर होगा? क्यों नहीं होगा? ए माइनस बी कब होता है? 180 हो, तो यहाँ ए माइनस बी के बराबर होगा क्या? अगला ऑप्शन क्या ए माइनस बी से कम होगा? कम होगा क्या? नहीं होगा। अरे ये मिनिमम है, इससे कम तो कुछ होता ही नहीं है। मिनिमम कितना होता है सर? मिनिमम जो होता है, और मैक्सिमम कितना होता है सर? मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्चुअल बेटा लोगों की, नीट वाले लोगों की फिजिक्स में फटती है। मैं साफ साफ साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल देसी भाषा में फटती है उनकी, है ना। और हमारी काय में हमको काय में दिक्कत आती है? सर न्यूमेरिकल नहीं बनते, सर फार्मूला कौन सा लगाना सर ये नहीं मालूम पड़ता। आप पढ़ा लो, पढ़ाने के बाद हमेशा एक ही जवाब, सर फार्मूला कौन सा लगाना हमको नहीं बनता। बेटा फार्मूले वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जब आपको मालूम है ना सामने से बाउंसर आने तो आप तैयार हो, देंगे उसको अपन हुक शॉट। आपको मालूम है यॉर्कर आने तो आप तैयार हो, जब कोई लॉलीपॉप बॉल आ जाती है ना तब तकलीफ आती है। क्या आपको मालूम है? यही आनी दिक्कत क्या आती है? न्यूमेरिकल्स आर हैंडल्ड इजीली व्हेन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम। जिनको तुम थ्योरेटिकल बोलते हो, मैं उनको कॉन्सेप्चुअल बोलता हूँ। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तकलीफ देते हैं, तब आपको लगता है यार चारों ही ऑप्शन करेक्ट है यार, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, या उनमें सर मालूम ही नहीं पड़ता कि इन दो ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है। ये दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, क्योंकि जिस परीक्षा की खाई में तुम अभी कूदे हो ना, मैं सालों से उसी में तैर रहा हूँ। ठीक है, मैंने समुद्र चल लिया पूरा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तुम गड्ढे में कूदो अभी। ये पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? ये पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो तकलीफ देते हैं, क्योंकि वहाँ गलती होती है। न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। न्यूमेरिकल में क्या होगा? आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा। भाई आपने सॉल्व करा, सॉल्व करने पर मान लो 250 आया, तो 250 आपको दिखा। अब आप 250 अगर नहीं दिखा तो आपका ऑप्शन बहुत कम संभावना है कि 500 आ जाए और उसमें ऑप्शन 500 भी हो। क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे मेरी बात को? या तो आपका ऑप्शन आंसर ही नहीं आएगा, और आएगा तो सही आएगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या, वहाँ अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। वहाँ अपने को लगता है ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये दोनों सेम ही तो है, उनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक में बोल रखा है मस्ट बी और एक में लिख रखा है मे बी, और अपन उसमें गच्चा खा जाते हैं। समझ रहे हो भैया? और हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं। वी जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो जरा दिमाग लगाओ, क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। ये तो कब होगा? 180 हो तब होगा, और वहाँ एंगल कितना दे रखा है, और इससे कम तो हो ही नहीं सकता। भगवत गीता में लिखा है रिजल्टेंट फोर्स मिनिमम ए माइनस बी होता है और मैक्सिमम ए प्लस बी होता है। बोल भैया, बोलो ना। अब सी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सही बात है, उससे बड़ा ही आएगा, उससे बड़ा ही आएगा। और इसके इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके इक्वल तो तभी होगा जनाब जब एंगल दोनों के बीच में कितना रहा हो। देखो आप वहाँ पर एक में देखा मस्ट बी और एक में देखा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, मैंने वही तुमको बोला अभी मस्ट बी और मे बी। बोलो बेटा, फिर वही बात बोलूँगा, अभी जुम्मा जुम्मा पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ हूँ, 26 साल से यही काम कर रहा हूँ। अंडरस्टूड और नॉट? तो हमारे पास में भैया क्या, ये तब लगता है और इससे कम संभव नहीं है। ऐसे ही अगर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा बोलते तो वो भी संभव नहीं था। अरे मैक्सिमम ए प्लस बी होता है रे, और मिनिमम ए माइनस बी होता है। बोलो, अगला प्रश्न, ए बी सी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? सी का मैग्नीट्यूड 13। कब आएगा? मुझे जवानी होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपन ने 5 और 12 का मैक्सिमम दे रखा, 17, 7 और 13। तो कब होता है 5 और 12 का रिजल्टेंट? 13 कब आता है? π/2 पर, 90 डिग्री पर। नहीं आ समझ में? 5 और 12 का मैग्नीट्यूड 13 कब आता है? 13 पे 90 डिग्री पे आता है ना।
और अपने को कुछ एक वो ट्रिपलेट तो याद रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अपने पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाई, पढ़ा था कि नहीं? तो वो अपने को याद होना चाहिए। 5 और 12 से 13 बनता है, 7 और 24 से 25 बनता है, 3 और 4 से 5 बनता है, 6 और 8 से 10 बनता है, 30 40 से 50 बनता है। नहीं आया समझ में? इन सब चीज़ों से क्या होता है बेटा, ये चीज़ें अपने को तब होती है जब अपन ना बिल्कुल उसकी मोहब्बत में फंस जाए कि यही अपनी सब कुछ है, अभी और कुछ नहीं। ये चीज़ को समझो आप, ये चीज़ें तभी होती हैं व्हेन इनहेरेंटली आप घुसे हुए उसमें, आप केवल करने के लिए नहीं कर रहे। मतलब आपको बस लग गया कि बस मेरी यही ज़िंदगी है भैया, कि मैंने 3 और 4 से क्या बनता है, 5 बनता है। अब 3 और 4 का मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे 6 और 8 से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ऐसे 30 और 40 से कोई बोल दे मेरे को तो कितना बन जाएगा, 50। 60 और 80 से मुझे कोई बोल दे तो कितना बन जाएगा, 100। ऐसे ही 5 12 से क्या बनेगा सर, 13। 7 24 से क्या बनेगा सर, 25। तो ऐसी कुछ एक ट्रिपलेट होती है जो अपने को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई पड़ी होगी। आप फट से अपन ने देख के लगाया, ये होगा, बिल्कुल होगा। मेरे से भी पहले दिन नहीं हो गया था, या तुमसे पहले जो लोग निकल के गए उनसे भी पहले दिन नहीं हो गया था। पर आपको ये जल्दी कराना है, उसका तरीका बता रहा हूँ। आपको अपना एप्टीट्यूड लेवल डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एप्टीट्यूड लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा। कुछ लोगों में वो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। तो दे कैन डू दैट बाय प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। समझे बात को या नहीं समझे भैया? अभी अदरवाइज सर यहाँ पर क्या होगा, अभी मैं देखूँ तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार। सर ये 13 का स्क्वायर है, सर ये 5 का स्क्वायर है, सर ये 12 का स्क्वायर है, सर ये 5 2 × 5 × 12। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा का मान कितना, 90 डिग्री आएगा भैया। बोलो, कर लिया? चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के इन दोनों के एडिशन से क्या बनेगा, 9i प्लस 11j। अरे बोलो ना रे, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? बोलो क्या था इसमें करने का? ठीक, चलो फॉर दिस फिगर आपसे पूछा है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर ऐसा है कि ए वेक्टर दे रखा है। बोलो ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये कौन सा है, सी वेक्टर है। तो आपसे पूछा इन दोनों में से क्या होगा, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? आप क्या करोगे, ए प्लस बी बोलोगे कि क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर देखो देखो, सी वेक्टर, सी यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गए, बात एक ही है। सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना, बी। बोलो नहीं आ समझ में भाई? आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए, बात तो एक ही है सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बकायदा इसका मॉडिफाइड फॉर्म तुमको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स भी मैंने पढ़ाया है, नोट इट डाउन। चलो अगला, सी का मैग्नीट्यूड हमेशा ए से बड़ा होगा, क्या ये सही है? सी का मैग्नीट्यूड हमेशा ए से बड़ा होगा? नहीं, अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट हो सकता है दोनों से ही कम हो सकता है दोनों से कम हो। बड़े वाले से तो कम होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है छोटे वाले से भी कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने वही कल वाला एग्जांपल लें, एक 30 न्यूटन एक 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना आया, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, 30 और 20 का रिजल्टेंट कितना आया, दोनों से कम आया कि नहीं आया? चलो, इट इज़ पॉसिबल कि सी की वैल्यू ए से भी कम हो और बी से भी कम हो, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है या नहीं है? सी हमेशा ही ए प्लस बी के इक्वल होगा क्या? सी मे बी इक्वल टू ए प्लस बी। कब होगा ए प्लस बी के बराबर?
0 डिग्री पर। कभी भी सी ए प्लस बी के बराबर नहीं हो सकता। क्या ये सही है? नहीं। क्या सी हमेशा ए प्लस बी के बराबर होगा? क्या सी ए प्लस बी के बराबर हो ही नहीं सकता? भाई हमेशा होगा ऐसा भी नहीं है, और हो ही नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। हो भी सकता है और ठीक है। फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, इनमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता? देखो इनमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता? रिजल्टेंट 0 कब होगा मालूम है? देखो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? उन दोनों के डिफरेंस और उन दोनों के सम के बीच होता है। अब जैसे तुम ऑप्शन ए देखो, सुनना जरा, तुम कौन सा ऑप्शन देख रहे हो? ए। तो ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे 10 और 10 का रिजल्टेंट क्या होगा? 10 और 10 का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 से 20 के बीच होगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ी देर रोक देता हूं, मैं इसको बाद में करूंगा एक बार फिर से, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे लामीज थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? एट दैट टाइम आई विल डील अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी मैं इसको स्किप करता हूं, अभी वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बन नहीं पाएगा। चलो यहाँ पर 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, ये भी उसी पर बेस्ड है। किस पर? लैमिस थ्योरम पर। सो दिस आई एम आल्सो स्किपिंग आउट, ठीक है? चलो, सम ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज, अरे कोई दोनों फोर्सेस का सम कितना है? 2 फोर्सेस का सम कितना है? एक फोर्स कौन सा? एक फोर्स मैंने P ले लिया और एक फोर्स कौन सा ले लिया? इन दोनों फोर्सेस का सम कितना? 16 है। कहो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो क्या है रिजल्टेंट, वो कितना है? 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पढ़ो पहले, पढ़ो 2 बार 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो और इस क्वेश्चन को का डायग्राम बनाओ। पहले बनाइए, प्रयास कीजिए। हाँ जी, 2 फोर्सेस का सम ये है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है। अब ये जो प्रॉब्लम तुम देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम बहुत बार बनी है, इस तरह की प्रॉब्लम ढेरों बार बनती है कि 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट, 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट, एक बात तो तय है कि दोनों के बीच में होता है, और अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में। किसके अलॉन्ग? एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग। कल बताया था कि नहीं? आपको मैंने बोल रखा है कि आपको मेरी कॉपी पढ़नी है। अगर आप उसको नहीं कर रहे तो दिक्कत में आ जाओगे। एक 2 चैप्टर तो सब कर लेते हैं, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको मालूम है, अभी से अपने को लगने लग गया कि अरे यार मैं ये पढ़ने जाता हूँ तो वो छूट रहा है, वो पढ़ने जाता हूँ तो सोचो महीने भर बाद क्या होगा और सोचो साल भर बाद क्या होगा। खाली सोच लो तो ही ज़मीन पे नहीं बैठ पाएंगे अपन, ठीक है? तो पढ़ते रहो भैया। दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है कि नहीं? और भी मैंने बताया था हमेशा लार्जर फोर्स के ज़्यादा क्लोज होता है, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो कहाँ होता है? ठीक बीच में, अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। अब एक फोर्स P है सर और एक फोर्स Q है सर, उन दोनों का सम कितना है सर? 16 है सर। बोलो। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जैसे ये फोर्स P है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर। तो पक्की बात है कि उन दोनों फोर्सेस P और Q के बीच में एंगल जो बन रहा होगा वो मालूम है क्या बन रहा होगा? वो ऑब्ट्यूज बन रहा होगा। क्यों ऑब्ट्यूज बन रहा होगा? क्यों एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा होगा? क्योंकि सर जो रिजल्टेंट है वही इसके परपेंडिकुलर है, छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो अगर रिजल्टेंट ही इसके साथ में एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो बाकी तो सर दोनों के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा ही होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तुम में से कोई पूछेगा नहीं, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें समझा के चल रहा हूँ। अरे रिजल्टेंट दोनों के बीच में है और रिजल्टेंट लार्जर फोर्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
अब अगर रिजल्टेंट फोर्स लार्जर फोर्स स्मॉलर फोर्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब रिजल्टेंट अगर 90 है तो दोनों के बीच में एंगल तो और ज़्यादा होगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट उनके बीच में आना है ना। अगर ऐसा हो जाते, दोनों ऐसे होते, तो रिजल्टेंट भी उनके बीच में ही आएगा। 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या कि एक फोर्स ऐसा हो, एक फोर्स ऐसा हो और रिजल्टेंट ऐसा आ जाए? इज दैट पॉसिबल? क्योंकि रिजल्टेंट उनके बीच में आता है सर। बोलो, समझे कि नहीं? बोलो भैया। मान लिया मैंने छोटा है और क्यू वाला बड़ा है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कर लो, दोनों में से कोई भी एक कर लो। अपने पास एंगल का फार्मूला अपन ने पी के साथ में कर रखा है, इसलिए अपन ने उसको कर लिया। ठीक है, हमने जो फार्मूला बना रखा है। अब ठीक, ये जो लॉजिक है भैया, ये बहुत बार यूज में आने वाला है। tan phi कितना एंगल बनता है? tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होगी? q sin थीटा। माना कि सर दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अरे बोलो, tan 90 चा मान इन्फिनिटी आए कि नहीं आए रे बाबा? आए ना? हाँ, tan 90 चा मान इन्फिनिटी आए। इन्फिनिटी कब होता है? 1/0। कई लोग यही गलती करते हैं, tan इन्फिनिटी tan मतलब इन्फिनिटी कब? सर 1/0। काहे 1/0? क्या 2/0 नहीं हो सकता? क्या -1/0 नहीं हो सकता? मसले की बात यह है सर, डिनोमिनेटर 0 होगा। न्यूमरेटर गया तेल लेने, लाने दो उसको, अपने को नहीं ध्यान रखना कि काय का ला रहा है वो। ठीक है, मसला ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना होगा? 0। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? है ना, हम मोस्टली यही करते हैं भैया। इन्फिनिटी कब? सर 1/0। इसका मतलब मैं न्यूमरेटर को 1 लिख दूं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? कि न्यूमरेटर को 0 लिख दो सर? नहीं, मसला ये है कि इट इज इन्फिनिटी, इट इम्प्लाइज, इट स्टेट्स, इट प्रूव्स, इट सिग्निफिकेंस इज डिनोमिनेटर इज 0। बोलो, तो q cos थीटा चा मान और रिजल्टेंट की वैल्यू 8 है रे बाबा। अरे है कि नहीं रे? अरे भाई वी इधर देखो, वेद और वंश समझो। हाँ हाँ, v², ये भी अच्छी बात है, v²। तो q cos थीटा की वैल्यू कितनी? -p। अरे बोलो ना, q cos थीटा की वैल्यू -p आई कि नहीं आई? आ गई। अभी अपने से दोनों फोर्सेस पूछें तो सर रिजल्टेंट का क्या होता है? रिजल्टेंट जो होता है वो है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। बोलो होएगा कि नहीं होएगा? 8 का स्क्वायर तुमने बचपन में सुना था 64 होता था? सुना था कि नहीं सुना था? और एक कमाल की बात बताऊं तुमको, 64 ही होता है वो। ठीक है, तो ये लो भैया p² प्लस q² प्लस 2p। और q cos थीटा को अगर मैं -p लिख दूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगे कि सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया? गुस्सा लग गया तुमको क्या कि सर आपने q cos थीटा को -p कैसे लिख दिया? अरे बोलो ना सर, ये रहा, लिख सकता हूँ ना भैया। इसके बाद भी अगर तुमको बुरा लगा तो मैं तुम्हारे बुरा लगने की चेष्टा कोई वो नहीं रखूँगा भैया, हो लगे तो। ठीक है भैया, वो पढ़ा था कभी मैंने जोक वो कि जैसे क्या होता है, कोई बड़े हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में अगर किसी को रिज़ाइन करना होता तो क्या, वो रिज़ाइन का रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा अपने बॉस को कि भैया ड्यू टू दिस रीज़न मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सो काइंडली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज़ कर दिए जाएँ। इस तरह से बड़ा सा लेटर लिखेगा वो, और फिर वो जो है बॉस जो है उसको एक्सेप्टेंस का या उसका डिनाइल का मेल करेगा उसको कि भैया इस कारण से हम तुमको, चलो ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, या हम तुम्हारा जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से वो होगा भैया, करेंगे। और बोले इंदौर में अगर कोई बंदा अगर यही काम करेगा, रेजिग्नेशन देगा, तो वो क्या लिखेगा? नहीं जम रहा, जा रहा हूँ मैं। और बॉस भी बोलेगा हो, हैं? बॉस भी क्या बोलेगा? हो भैया जा। तो यहाँ पर क्या अपने पास में 64 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये -2p² है। अरे बोलो ना,
बोला करो यार, बोलना चाहिए। तो ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर में से -2 पी स्क्वायर गए तो ये ऐसा ही कुछ आएगा, आएगा। अब हमारे को गणित का नियम है साहब, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या रही और एक इक्वेशन क्या रही, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। सर कितनी बड़ी बात, यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है, q की वैल्यू कितनी आई, यहाँ रखो, चलो इत्मीनान से इसको सॉल्व करो भाई, और तुम्हारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। करो, ऐसे प्रश्न बार बार आएंगे भैया कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है, और रिजल्टेंट फोर्स अगर छोटे वाले फोर्स के क्या है, रिजल्टेंट फोर्स छोटे वाले फोर्स के क्या है, तो तुम रट्टा मार के रखो कि अगर छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर तो ऐसा डायग्राम बनेगा, उससे ये सिचुएशन आएगी, ये आएगी, मतलब ये आएगी, और इसको रखोगे तुम तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया करेगा वो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आया करेगा। भविष्य में ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें ऐसा बोल दिया कि रिजल्टेंट फोर्स छोटे वाले फोर्स के क्या है, हरीश मिश्रा, रिजल्टेंट फोर्स जब भी छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा क्या, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये रट्टा मार के रखना ताकि अपने को ये नहीं करना पड़े, 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 डायरेक्ट ये करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर कि अगर रिजल्टेंट फोर्स छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है तो ऐसा कुछ होगा। चलो अब यहाँ पर पूछा है एंगल किसके बीच में पूछा है तुमसे, Q और R के बीच में किया किसी ने। अभी P और Q के बीच में पूछते तो मैं फट से बोल देता एंगल 90 है, पर किसके बीच में पूछा है, तो क्या करोगे जरा देखो, Q और R के बीच में पूछा है तो जो तुमको गिवन है उसको तुम ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो कि लिख सकते हो, P वेक्टर इज इक्वल टू कितना, लिख सकते हो कि नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। एक काम करते हैं दोनों तरफ, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। अभी जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 आर क्यू, और आर और क्यू के बीच में एंगल आ जाएगा। बोलो अब P की वैल्यू कितनी है, 5 है, R की वैल्यू कितनी है, 13 है, Q की वैल्यू कितनी है, 12 है, -2 12 इंटू 13 इंटू कॉस थीटा निकालिए, इससे कॉस थीटा निकालिए तो थीटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या आ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, 12/13 आ रही है, 12/13 आ रही है, क्या आ रही है, सॉल्व करो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है, तो इससे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स 12/13, इज इट डन। अदरवाइज तुम देखो जैसा मुझे बताया यहाँ पर उस तरीके से करेंगे और जल्दी हो जाएगा। ये तुम देखो तो ये जो केस बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का बन रहा है, अभी देखा था ना ट्रिपलेट, बोलते भी तो नहीं एक तो तुम यार, एक 5 है, एक 12 है, और एक क्या है, ये है P, ये है Q, और ये क्या है, और तुम्हें इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई दिस इज अ केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो डन। जी करो जरा, अभी जो फंडा तुमको बताया मैंने इससे तुम लोग खुद से करो। रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का क्या है, देखो दो वेक्टर्स है ए और बी, और वो किसके परपेंडिकुलर है, ए के, तो इसी से समझ जाना चाहिए कि ए छोटा है
और B क्या है, बड़ा है, पक्की बात। A छोटा क्यों, कैसे, क्योंकि A के साथ में एंगल 90 बना रहा है, तो B के साथ में 90 से कुछ ज़्यादा बना रहा होगा, 90 से कम बना रहा होगा। क्यों, अगर A के साथ में 90 बनाया तो B के साथ में 90 से कम क्यों बना रहा होगा? ऑब्ट्यूस में क्या 180 डिग्री नहीं हो सकता था प्रत्युष? रिजल्टेंट बीच में होता है। अगर दोनों अपोजिट ही होते तो रिजल्टेंट उनकी बड़े के डायरेक्शन में होता ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो बात मैं ये बता रहा हूँ तुम्हारे को, मतलब ये प्रॉब्लम का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपको आपका एप्टीट्यूड डेवलप करना है। अगर ए के साथ में कृष्णा को 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो बी के साथ में मंडलोई क्या होगा, 90 से कम ही बनाएगा, क्योंकि 20 के साथ में 90 से ज़्यादा तो बना नहीं सकता। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 180 तक कुछ एंगल होना है, बोलो ना यार, ठीक है। तो अगर ए के साथ में 90 बनाया तो बी के साथ में 90 से क्या बनाएगा, कुछ कम बनाएगा। तो इस अब ए के साथ में 90 बनाया, बी के साथ में 90 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा हुआ, ए बड़ा हुआ कि बी बड़ा हुआ? क्यों बी बड़ा हुआ? क्योंकि रिजल्टेंट बड़े फोर्स के ज़्यादा क्लोज होता है। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अभी यहाँ एंगल कितना है सर, जिसे हम π/2 रेडियन भी बोलते हैं, करेक्ट। चलो अब ऐसी स्थिति में तुम जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या देखा था, बिल्कुल रट्टा मार के रखो, Q cos थीटा बराबर -P होता है, तो B cos थीटा इज इक्वल टू माइनस है, और रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, B/2 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, और Q cos थीटा बराबर -A भी है। अभी देखा था ना हमने, मैंने तुम्हारे को बोला बिल्कुल रट्टा मार कर रखो कि इसकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली तुम्हारे को, ठीक है। अभी रिजल्टेंट कितना है, B के मैग्नीट्यूड का हाफ है, यही बोला ना तुमसे। अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा अपन ने, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है इस केस में, Q² - P², थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू है कितनी, Q कितना है, ये B है, ये कितना है, A है। कहो इसको इधर सिंप्लीफाई करो, इसको इधर ले आओ, तो A² इज इक्वल टू कितना आ गया, B² - B²/4। इससे क्या आया तुम्हारे पास, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई √3/2 भी। A की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब तुम्हें एंगल निकालना है, तो ये जो A की वैल्यू आई दैट यू फीड हेयर, जब यहाँ रखोगे तो B cos थीटा बराबर कितना, -√3/2 B। A की वैल्यू ये है ना भैया, रखो। B से B क्या हो गया, B से B क्या हो गया, तो इससे cos थीटा की वैल्यू कितनी आई। अब तुम्हारे को ये पता नहीं है अभी cos थीटा की वैल्यू -√3/2 कब होती है, कितने पर होती है साहब, 150 डिग्री, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। What must be added to these two vectors so that resultant is a unit vector along x axis। मैं इन दोनों में क्या ऐड करूं, मैं इन दोनों में क्या ऐड करूं कि रिजल्टेंट क्या है, यूनिट वेक्टर आए अलॉन्ग किसके, एक्स एक्सिस के। अब पहला वेक्टर कौन सा है, I-2j + 2k। दूसरा वेक्टर कौन सा है, 2i + j -k। और तीसरा मैं इसमें क्या ऐड करूं, तो अपन क्या जिसको क्या ऐड करूं तो क्या मान लिया अपन ने, उसको x मान लिया। अरे बोलो, अपन इसमें क्या ऐड करें, तो एक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिसको अपने को मानना होता है उसको अपन x सपोज कर लेते हैं।
तो एक सपोज कर लिया। अब इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है? इन तीनों का एडिशन आ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट आ रहा है आई कैप। बोलो, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? आई कैप। अंडरस्टूड? कहिए। बस इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालो। क्या आएगी एक्स की वैल्यू? 2i प्लस आई 3i, इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? -2i। अब अपने को दिख गया आंसर ए और सी दोनों नहीं आया समझ में? -2j प्लस जे, माइनस जे होगा जो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस जे। चलो ठीक है, तो क्या आया? बी आ गया। और के भी निकालना हो तो 2k माइनस के उधर जाके ही हो जाएगा। से समझ गए भाई? व्हाट शुड आई ऐड इन दीज टू? इन दोनों के साथ में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मिले? मतलब क्या मिलना चाहिए? तीनों का एडिशन क्या मिलना चाहिए? आई कैप। कर लो जल्दी जल्दी, फास्ट। कर लिया? हाँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस टू? आपको किसके बीच में एंगल बताना है? एक तो वेक्टर पी और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच। किसने किया ये? एक तो वेक्टर पी है और एक इन दोनों का रिजल्टेंट है, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? p प्लस क्यू, और p माइनस क्यू का रिजल्टेंट क्या होगा? 2p होगा या नहीं होगा? एक p प्लस क्यू और एक p माइनस क्यू, एक p प्लस क्यू और एक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 2p। बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। आपको इसमें और इन दोनों के रिजल्टेंट, इसके और इन दोनों के रिजल्टेंट अर्थात 2p के बीच में एंगल निकालना। मतलब यू आर देयर टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन p एंड, यू आर देयर टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन p एंड p और 2p के बीच में एंगल क्या होगा? बताओ, मुझे जवानी निकल रहा है। p और 2p के बीच में क्या एंगल होगा? क्यों 0 होगा? एक p है तो 2p उसी डायरेक्शन में होगा ना। बस अंतर क्या होगा कि p ऐसा है तो 2p जो होगा वो कैसा होगा? इसका दुगना होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 0 बनेगा। नहीं आया समझ में? खाली प्रश्न को समझना है। वी आर देयर टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनकर आ रहा है अनमोल? 2p आ रहा है बेटा। तो तुम्हें इसमें और इन दोनों के रिजल्टेंट अर्थात 2p में, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो वेक्टर p और वेक्टर 2p दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे ना, कि नहीं होंगे? जी, द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज परपेंडिकुलर टू p। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q? अगर p और q का रिजल्टेंट p के साथ में क्या है? ये रहा p और ये रहा q। बोलो, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो p के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो तुमसे किसके बीच में एंगल पूछा है? तो ऐसी स्थिति में तो तुम्हें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। q cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर कितना होगा? -p अपॉन q होगा कि नहीं होगा? तो थीटा कितना हो गया? माइनस। बोलो, ये रट्टा मार के रखना, ये फंडा बार बार यूज में आएगा। है तो मैडम ने इसलिए क्या खिला खिला के मेरे को मोटा कर दिया कि इनको अंकल बनाओ अपन। क्या है तो ये कोई भरोसा नहीं इनका क्या हो इनका। चलो आ जाओ इधर तुम लोग। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस p एंड q क्या है? p और q इन दोनों के फोर्सेस का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड का रेशो क्या है? 3:1। बोलो, p प्लस q इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा? p माइनस q। वो क्या आया? 3:1। आपसे p और q में रिलेशन पूछा है। अरे इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा p प्लस q और मिनिमम क्या होगा? सॉल्व करो, p और q में रिलेशन निकालो। आया p और q में रिलेशन? p इक्वल्स टू कितना?
2Q, सही है ये? चलो करो जरा आप ये वाला क्वेश्चन। दो फोर्सेस P और Q का रिजल्टेंट क्या है? R है। जैसे ये फोर्स है P और ये फोर्स है Q, ठीक है? इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या है? R है। माना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। बोलो P और Q का रिजल्टेंट क्या बोल रखा है तुमसे? R बोल रखा है, बोल रखा है। अब मैंने P को क्या कर दिया? P को तो वैसा का वैसा रखा, P में कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन Q को क्या कर दिया मैंने? डबल कर दिया। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो P के क्या आ रहा है? नया रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। अब पहले अगर R था तो बाद में क्या हो गया? लेट इट बी R डैश, है ना? और जो नया रिजल्टेंट आ रहा है वो P के क्या आ रहा है? वो P के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो तुमसे पूछा है R की वैल्यू क्या है, यही पूछी है। अब ऐसी स्थिति में तुम जानते हो Q cos थीटा बराबर माइनस P होता है। अब यहाँ पर Q का काम कौन कर रहा है? 2Q। भाई इन दोनों के बीच में एंगल तो वही का वही है ना, एंगल में तो कोई चेंज नहीं लाए हो तुम। तुमसे सिर्फ इतना बोला कि P और Q का रिजल्टेंट आ रहा है, तो अपने डायग्राम बना दिया, P और Q का रिजल्टेंट आ रहा है। अब Q को डबल कर दिया। क्या उन्होंने P में कुछ चेंज बताया है तुमको? तो वैसा का वैसा रखा। क्या उन्होंने P और Q के बीच में एंगल में कोई चेंज बताया तुमको? तो वैसा का वैसा रखा। बोलो पहले एंगल थीटा था, बाद में भी थीटा रहा। बस ये है कि नया रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा और नया रिजल्टेंट P के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ऐसी स्थिति में तुमने फंडा क्या बताया? Q cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2Q cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस P। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? अब आपने अपने से पूछा वो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है तुम्हारे पास? अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बोलो है कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाइए यहाँ पर। ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2Q cos थीटा बराबर क्या लिखोगे? 2Q cos थीटा बराबर क्या लिखोगे? तो ये P अपनी जगह पर और 2Q cos थीटा बराबर क्या लिखोगे? माइनस P। माइनस P स्क्वायर से प्लस P स्क्वायर क्या हो गया? कितना आया ये? तो रिजल्टेंट R की वैल्यू तुमसे पूछी थी, जो किसके बराबर आ रही है? तुम तो 2Q cos थीटा बराबर माइनस P लिखो ना, पूरा 2Q cos थीटा बराबर माइनस P। बात तो वही पढ़नी है। तो माइनस P स्क्वायर क्या होने वाला है इस केस में? ये माइनस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ Q स्क्वायर विल बिकम Q। कर लिया जी। दो फोर्सेस है F1 और F2, एक फोर्स दूसरे का क्या है? और रिजल्टेंट किसके इक्वल है? एक फोर्स दूसरे का क्या है? डबल है। किसी एक को दूसरे का डबल मान लो। किसको मानूं? F1 को कि F2 को? F1 को मान लिया। F1 जो है वो 2F2 है, और साथ में क्या गिवन है कि रिजल्टेंट बड़े फोर्स के बराबर है। तो रिजल्टेंट कौन होगा? बड़ा फोर्स कौन है दोनों में? F1 और F2 में? F1, क्योंकि F1 F2 का ट्वाइस है ना। तो ये तो दोनों के बीच में क्या पूछा है तुमसे? एंगल पूछा है। फार्मूला क्या है? R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ थीटा दोनों के बीच का निकालना है। अभी तुम्हारे पास में क्या हो रहा है? F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर क्या हो गया? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब ये F2 स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। F1 की वैल्यू कितनी? 2F2, और ये F2 इंटू क्या? F2 स्क्वायर से F2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/4।
तो इससे थीटा कितना हो गया? ठीक, कर लिया। गिवन दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी इक्वल टू सी है और सी इज परपेंडिकुलर टू ए है और ए बराबर सी है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है तुमसे। देखो सी किसके परपेंडिकुलर है? ये ए रहा, ये रहा बी, और सी क्या है? सी परपेंडिकुलर है। ऐसा मैंने कैसे समझा कि सी इसका रिजल्टेंट है? क्योंकि आप दे रहे ए प्लस बी बराबर क्या है? सी, मतलब सी ऑटोमेटिकली ए और बी का रिजल्टेंट होगा कि नहीं हो गया? और सी ए और बी के क्या है? सी ए के क्या है और ए बराबर क्या है? सी है। बोलो है या नहीं है? तो आपसे क्या पूछा है? ए और बी के बीच का क्या? एंगल। तो अपन यहाँ पर रिजल्टेंट बराबर लगाएं, तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? रिजल्टेंट बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एम आई करेक्ट? अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? सी ए के बराबर होता है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? सुनाई भी नहीं दिया मेरे को। अभी ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2ab कॉस थीटा। यहाँ बी से बी भी क्या हो गया? तो माइनस बी बराबर कितना आ गया? तुम्हें तो थीटा पूछा है, तुम्हें क्या पूछा है? थीटा। तो माइनस बी बराबर 2a कॉस थीटा आया। अब ए और बी में क्या रिलेशन है? यहाँ पर सी क्या है? एक है परपेंडिकुलर है। अगर सी ए के परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर सी ए के परपेंडिकुलर होता है तो तुम्हें मालूम है इसका मतलब होता है क्यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि नहीं? पी मतलब क्या? ए। तो ए की जगह मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पी बराबर क्या आया? पी बराबर माइनस क्यू कॉस थीटा आया कि नहीं आया? सुनाई नहीं दिया मुझको? वो यहाँ रखो। तो ये माइनस बी इज इक्वल टू 2 और ए क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? माइनस बी कॉस थीटा, और ये बाहर ऑलरेडी कॉस थीटा है ही सही। माइनस माइनस प्लस, इससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो इससे कॉस थीटा क्या आया? कॉस थीटा बराबर आया प्लस माइनस 1/√2। प्लस माइनस 1/√2, तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू प्लस 1/√2 कब होगी? 45 डिग्री पर। और माइनस 1/√2 कब होगी? 135 डिग्री पर। बोलो, प्लस 1/√2 होती है 45 डिग्री पर और माइनस 1/√2 होती है 135 पर। अब इतना तो तुम समझ लो कि प्लस ये 45 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से दोनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज बनना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 135 पर। उन्होंने डिग्री में नहीं पूछा, रेडियन में पूछा है, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो, अब ये 45 से जाएगा 3 बार और ये कितनी बार जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 3π/4। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब अपन वेक्टर्स जो है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब समथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जी, एक बॉडी काय में है? रेस्ट में है। तो तीसरा फोर्स पूछा है, रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0 है। अगर बॉडी काहे में है? रेस्ट में, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो पहला फोर्स कितना है? दूसरा फोर्स कितना है? तीसरा फोर्स कितना है? नहीं मालूम सर। इज इक्वल टू कितना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4i + 6j। ठीक, कर लिया?
देखो ये एक प्लेन है जो घूम रहा है क्या चारों ओर, और इसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो अपने से क्या पूछा, चेंज इन द वेलोसिटी। अगर चेंज इन स्पीड पूछता तो वो कितनी होती, देखो देखो जरा, वो एक इसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर चेंज इन स्पीड पूछेंगे प्रीवंश तो वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ चुके हो ना 1D मोशन, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो वही रहेगी। मसला ये उन्होंने बोला है कि हाफ सर्कल जब कंप्लीट कर ले, जैसे वो ऐसा घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है, वो बॉडी ऐसे घूम रही है, 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 ऐसे घूम रही है। बोलो अब उसकी यहाँ पर स्पीड कितनी है और यहाँ फिर कितनी है, स्पीड इतनी है, हाफ सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया। बोलो अब उसकी इनिशियल पोजीशन को मैंने सपोज कर लिया A और फाइनल पोजीशन को मैंने क्या सपोज कर लिया। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम डायग्राम में देखो तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है उसकी 100 i कैप, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो B पर आ रही है वो कितनी आ रही है 100 इंटू क्या -i कैप। बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी 100 i कैप और ऊपर कितनी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, अगर मुझसे क्या निकालने को बोल रहे हैं वो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी -100 i कैप और इनिशियल कितनी, तो चेंज कितने का आ गया, क्या आ गया। तो अगर अपने से चेंज पूछा जाए तो चेंज कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 200 ही आएगा ना। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, अगर चेंज इन स्पीड पूछ लेंगे तो वो कितनी है, और वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी। बोलो पहले वेलोसिटी थी राइटवर्ड, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, बीइंग वेक्टर क्वांटिटी इट हैज डायरेक्शन एज वेल, सो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी हैज बीन चेंज। हाँ, what displacement must be added to give the displacement 7 मीटर pointed in x direction। तो ये सिंपल ही है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, माना x ऐड कर दिया, माना इसमें मैंने x ऐड कर दिया, जिससे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आया 7 अलॉन्ग कौन सी डायरेक्शन में, तो 7 -18 + 6। बोलो नहीं आ समझ में भाई, इसमें मैं क्या ऐड करूं, लेट इट बी x ऐड कर दिया, फाइनली क्या मिल रहा है तुमको 7 मीटर मिल रहा है, किस डायरेक्शन में, तो 7 i कैप, है ना। इस तरह के भी 2-3 सम्स देखे अपन ने, हो गया ना। क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ A, B एंड C आर दिस, तो एंगल बिटवीन A एंड B पूछा है, कितना होगा, A का मैग्नीट्यूड 3 है, इसका 4 और इसका 5 है, तो A और B के बीच में एंगल क्या होगा, रटा हुआ होना चाहिए 90 डिग्री। नहीं आ समझ में, ऐसे तो अपन इसका स्क्वायर करके कर सकते हैं, C स्क्वायर बराबर क्या होगा A स्क्वायर + B स्क्वायर प्लस क्या, इससे हो जाएगा। रदर अपन क्या कर सकते हैं, ठीक, दो फोर्सेस सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, आपको F1 और F2 के बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल निकालना है। यहाँ रिजल्टेंट वगैरह कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात ये बोली कि दो फोर्सेस लग रहे, बताइए है बालक, तो रिजल्टेंट कहाँ है तुम्हारे पास, इन दोनों का रिजल्टेंट है कहाँ, रिजल्टेंट तुम निकालोगे तो रिजल्टेंट तुम्हें दे रखा है क्या, रिजल्टेंट ऐसा इन दोनों का एडिशन होगा, कर लो उससे, उसके बाद क्या,
भाई एक फोर्स तुमको ये दे रखा है, दूसरा फोर्स ये दे रखा है, और इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है। लल्लू सी बात है, क्या करूं बताओ? सिंपल, यहाँ तुम्हें दो वेक्टर्स दे रखे हैं कुल मिलाकर, वी हैव गॉट 2 वेक्टर्स, और 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? एक सरल सा तरीका है, ए डॉट बी बराबर क्या, मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो यहाँ एक फोर्स है तुम्हारे पास F1, एक फोर्स क्या है F2, इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस F1 मॉडुलस F2 कॉस थीटा। अब क्या करूँ सर, F1 डॉट F2 क्या होगा, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आई का आई से, जे का जे से, और के का क्या, बोलो 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 400 500 525, और फिर दूसरा क्या, 10 का स्क्वायर 100 125 225 450 इंटू कॉस थीटा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ गया 300 बटे इसको सॉल्व करो, किसको 525 इंटू कितना, इसको सॉल्व करके देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो क्या आ रही है, जल्दी बताओ क्या हो रहा है। ये मैंने मैग्नीट्यूड सही निकाला ना, 400 प्लस 500 525 सही है, और ये 225 250, एक मिनट 200 350 आएगा 350। अभी करो, अभी अगर इसको अपन देखें तो ये तो चलो 300 है, और ये क्या होगा, इसका रूट निकालोगे तो 25 इंटू 21 हो रहा है वो, तो ये 5 रूट 21 हो गया, और इसको 5 से अपन ने डिवाइड किया, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 5 इंटू कितना 25 इंटू कितना 14 रूट 14, एम आई करेक्ट, तो ये आया। अब 5 से कितनी बार गया ये 60 बार गया, और फिर 5 से वो कितनी बार वापस आ जाएगा 12 बार, तो ये 12 बार गया, एम आई करेक्ट। अब ये 3 7 21 3 दूना 24, 3 7 21 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो इसमें से भी 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा ये कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो कितना बचा 12, और ये 7 बटे रूट 6। अब इसके आगे तो इसको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर अपन देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 7 बटे रूट 6, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार बचेगा ये रूट 6 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2/7 रूट 6। तो इसमें से आंसर तो कोई भी नहीं आ रहा है यार, नियरली बोला है, इज नियरली। तो ये जो तुम्हारे पास आ रहा है 2/7 रूट 6, इसकी वैल्यू तकरीबन निकालो अपन, कितनी आ रही है बताना ज़रा, रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 का रूट कितना होता है 6.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है, तो ये तकरीबन 2.4 हो जाएगा, तो ये 4.8/7, 7 से कितनी बार जाएगा ये 0.7 टाइम्स, और 0.7 मतलब तकरीबन 1/√2 के बराबर है ये, तो 1/√2 होता है 45 डिग्री पर, ठीक है। क्या करा, कुछ समझ में आया है सुमित भाई? अपन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ अपन अभी तक लगातार रिजल्टेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर अपन खो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कराए जा रहे होते हैं तो फिर अपन यही मोनोटोनस हो जाते हैं बड़े, कह रहे यार उसी फार्मूले पर बार बार क्वेश्चन आ रहे तो अपन उसी पे बार बार करते जाते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ता है, समझे। चलिए, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, इनमें से कौन सी पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं होगा। देखो आपको मालूम है कोई भी 2 फोर्स लगते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है, लिसन, रिजल्टेंट जो होता है दैट लाइज समवेयर बिटवीन P माइनस क्यू एंड P प्लस क्यू, जानते हो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 - 2 और 2 + 2 मतलब 0 से 4 के बीच होगा,
0 से 4 के बीच होगा, तो 2 न्यूटन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। इन दोनों का रिजल्टेंट 1 - 1 और 1 + 1 यानी 0 से 2 के बीच होगा, तो हो सकता है। इन दोनों का रिजल्टेंट 3 - 1 और 3 + 1 यानी 2 से 4 के बीच होगा, तो हो सकता है। और इन दोनों का रिजल्टेंट 4 - 1 और 4 + 1 यानी कि 3 और 5 के बीच होगा, तो ये नहीं हो सकता है। और उन्होंने बोला है कि विल नेवर गिव, तो आंसर क्या आएगा? करिए, कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या बोला तुमसे? 2 फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, एंगल थीटा पे लग रहे, रिजल्टेंट आ रहे हैं। अभी फर्स्ट फोर्स को कितना कर दिया? 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 2r। तो एंगल थीटा पूछा है। ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने किया था, उसमें केवल यह था कि 2 फोर्सेस थे P और Q, और पहले फोर्स को डबल कर देने से रिजल्टेंट भी डबल हो गया। मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन था? ये हमने किया था 30 सेकेंड नहीं, एक था जिसमें आपने P पहले फोर्स को डबल कर दिया जिससे रिजल्टेंट भी डबल हो गया था। एक डेफिनेटली क्वेश्चन था, P और Q का रिजल्टेंट R है और बाद में रिजल्टेंट 2R हो गया। पहले दिखा क्या कौन सा था? 1000% था भैया ये। नहीं, मुझे अच्छे से स्मरण है भैया, था एक क्वेश्चन। नहीं दिख रहा? 31 नहीं है भैया। अच्छा, Q को डबल कर दिया तो न्यू रिजल्टेंट वो तो उसके परपेंडिकुलर हो गया, वो एक अलग क्वेश्चन था। मुझे ध्यान है ऐसा क्वेश्चन था यार। नहीं दिख रहा, हो सकता है मैं गलत याद कर रहा हूँ। एनीवेज, 2 फोर्सेस 3 और 2 का रिजल्टेंट कितना है? R है, अरे कहो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सुनाई नहीं दिया मुझको? और बाद में क्या कर दिया? पहले फोर्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया। दूसरे फोर्स में कोई चेंज नहीं लाए हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 2R हो गया। तो 2R का स्क्वायर क्या होगा? अब चाहो तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, या दूसरा तरीका क्या है कि तुम इन दोनों का क्या ले लो? रेशो। रेशो लोगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा? और सॉल्व करो, यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन R। इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 4 इंटू कितना? 9 + 4 13, 2 3 6 दूनी 12 cos थीटा। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना? 6 6 36 और 4 40, 2 6 12 दूना 24। यार था यार ऐसा एक क्वेश्चन यार, है? हाँ, 13 × 52 cos थीटा की वैल्यू -1/2 आई है, थीटा = 120 डिग्री। एक क्वेश्चन था ऐसा यार, मैंने उसमें क्या R स्क्वायर की वैल्यू उठा के नीचे रखी थी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में अपन ने जो करा, सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी या नहीं थी? सबसे अपन ने जो पिछले लेक्चर में करा उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये थी, 3P और 2P वाली। हो गया? और उसमें बकायदा तुमको डायग्राम बना के सॉल्व करवाया था मैंने। कर लिया? क्या कहा है तुमसे इसमें? 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है। कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और ये तीनों काय में है?
इक्वल हैं। आल्सो नेम द फोर्सेस, ये 3 कॉन्करेंट फोर्सेस और तीनों इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्सेस? ये अभी अपन लामिस थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग। किस पर? लामिस थ्योरम पढ़ेंगे हम, उस पर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अभी भी हो सकता है, बट दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर अस। चलो करो। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट 17 न्यूटन और 7 न्यूटन है। अब दोनों राइट एंगल पे लगे तो अपन ये सॉल्व कर चुके हैं। आंसर क्या आता था? अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होल अपॉन क्या? अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होल अपॉन 2। अपन ने करा है ना, अपन ने मैक्सिमम फोर्स F1 था, मिनिमम फोर्स F2 था। तो अपन ने वो जो क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको मैं बार बार जो बोलता हूँ भैया कि मेरी कॉपी पढ़ो, मेरी कॉपी पढ़ो, तो उनसे जो आंसर्स आते हैं वो आपको याद रखने हैं। और मैं हमेशा इसीलिए पैरामीटर के टर्म्स में काम करवाता हूँ। इसी के बाद अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था जिसमें एंगल थीटा है, तो आंसर आया था अंडर द रूट F1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस F2 स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है आपको? फिर उसमें मैंने तीनों स्पेशल केस भी करवाया, 90 वाला भी करवाया, 60 वाला भी करवाया, 120 वाला भी करवाया कि नहीं? तो वो जो आंसर्स होते हैं, तुम हमेशा देखोगे जो मेरे जो क्वेश्चंस मैं अपने मर्जी से जो देता हूँ वो मोस्टली मैं पैरामीटर के टर्म्स में देता हूँ। अभी जैसे मैंने तुमको ध्यान हो, मैंने बताया था आधी डिस्टेंस वेलोसिटी v1 से चला, आधी डिस्टेंस वेलोसिटी v2 से चला, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो हमने फार्मूला डिराइव किया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसके बाद अगर तुम्हें ध्यान हो, क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने स्टेशन ए से स्टेशन बी 30 की स्पीड से, फिर स्टेशन बी से ए तक स्टेशन 20 की स्पीड से आया, वो करवाया था। अब इसी तरह का क्वेश्चन नीट में इस साल आ गया कि आधी जर्नी वो उसने किससे चली, v स्पीड से, और आधी जर्नी v/3 से चली। अब अगर तुमको मेरा वाला फार्मूला याद है तो तुम उसमें वैल्यू रख के काम कर लोगे। मैं जितना प्रश्न मेरी मर्जी से कराता हूँ वो सारे वेरिएबल के टर्म्स में होते हैं। मतलब मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं देता हूँ मोस्टली, मैं क्या देता हूँ? वेरिएबल। मतलब मैं पैरामीटर्स देता हूँ। स्पीड v1 v2 है, डिस्टेंस s1 s2 है, टाइम t1 t2 है। उससे जो आते हैं आंसर्स, वो आंसर्स अपने आप में फार्मूले हो जाते हैं, उनको तुम रख दो, आंसर आ जाएगा। अपन ने जैसे ये किया है कि नहीं? ठीक है, क्या आंसर आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है तुमसे? वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू, इन दैट केस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस का वेक्टर सम जो है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंसेस। इन दिस केस देखो दो वेक्टर्स हैं, सुनना। अब यहाँ पर कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और कौन? सुनना भैया, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। अब क्या गिवन है तुम्हारे को? तुम्हें गिवन क्या है, गौर करना। तुम्हें यह गिवन है कि इनका सम, इनके डिफरेंस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये गिवन है ना तुम्हारे को? पढ़ लो आराम से ध्यान से। दो वेक्टर्स का सम उनके डिफरेंस के क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर दो परपेंडिकुलर है तो आपको मालूम है क्या होता है उस स्थिति में? अगर जैसे ये a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इससे क्या प्रूव हो गया कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं? इक्वल हैं। तो आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? दो वेक्टर्स का सम उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। आपको ये गिवन है कि ये सम इनका जो है, आपको क्या गिवन है कि इनका जो सम है वो इनके डिफरेंस के क्या है। और अगर कोई दो वेक्टर्स, मतलब ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? क्या आप अकेले अकेले कैसे पी रहे हो सर? मैं भी पीऊँगा। y component of velocity is 20 and x component of velocity is this. Find the direction in which. तो भैया वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है, तो डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन जो निकलती है वो हमेशा क्या होती है? y वाला कंपोनेंट अपॉन क्या? x वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो y कंपोनेंट 20 आए, x कंपोनेंट 10 आए, थीटाचा मान tan इनवर्स 2 आहे भाई? ठीक भाई पाटील, माहिती आहे तुझा?
जी, दो फोर्सेस हैं, कितने कितने न्यूटन के, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन लग रहे हैं एक बॉडी पर। इनका रिजल्टेंट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन तो हम यूं ही कर देते हैं सर। डन। दो इक्वल फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हैं 120 डिग्री के एंगल पर, तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? अगर दो इक्वल फोर्स लगे और रिजल्टेंट उनके बराबर हो तो एंगल 120 होता है। मैंने बोला था रट्टा मार के रखना, या उल्टा कर दिया उन्होंने दो 120 दे रखा, रिजल्टेंट पूछा है। ऐसे तो तुम फार्मूला लगा के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर रिजल्टेंट का फार्मूला क्या लिखवाया था आपने? 2p cos θ/2, बशर्ते जब इक्वल हो। बोलो, अदरवाइज ये भी तो बताया था तुम्हारे को कि भैया अगर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं और रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? एक ठो 20 डिग्री। बोलो, कर लिया? क्या बोला? ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड पूछा, तो इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों को सम करोगे कितना आएगा? 7i + 15j। बोलो, आई को जोड़ दिया, जे को जोड़ दिया, मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 225 + 49 √274। करेक्ट? जी, क्या बोला तुमसे? a + b बराबर क्या? a - b। तो तुमसे पूछा इनमें से क्या सही है? a से a क्या हो जाएगा? b बराबर क्या होगा? इसको इधर ले आओ, तो b + b = कितना? तो इससे क्या आ गया? 2b = 0। व्हाट डज इट मीन? b = 0। तुम्हें ध्यान हो तो मैंने स्केलर प्रोडक्ट में इस पे और अलग तरह के सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने इसमें ऐसा दे रखा है, वहाँ ऐसा था। स्क्वायर किया था हमने, एंगल निकाला था। एक प्रॉब्लम मैंने ये वाली करवाई थी, इसमें एंगल 90 आया था पहली वाली प्रॉब्लम में। एक प्रॉब्लम मैंने 80 करवाई थी जिसमें एंगल 0 आया था। याद है?